नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं शो जो आपका खुद का शो है, सवाल पब्लिक का। कहते हैं कि राजनीति में जो बातें इशारों में कही जाती हैं उसके मायने ज्यादा बड़े होते हैं। सियासी दुश्मन अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकालते हैं, जनता भी कई बार मतलब निकाल ही लेती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कई बातें कह डाली। 2024 में मोदी को चुनौती देने की बात करने वाले कई सियासी दुश्मनों को जवाब किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन 3 गंभीर शब्दों का सियासी हथियार बनाया वो हैं स्वार्थ की राजनीति और शॉर्टकट पॉलिटिक्स, दूसरा काला जादू और तीसरा रेवड़ी पॉलिटिक्स। मोदी ने अपने इन 3 शब्दों से 3 सियासी दुश्मनों पर प्रहार कर दिया। स्वार्थ की राजनीति और शॉर्टकट पॉलिटिक्स को लेकर नीतीश को घेरा, काला जादू और काला कपड़ा कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा और रेवड़ी पॉलिटिक्स का मुद्दा फिर से सामने लाकर आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें आज पानीपत रिफाइनरी के 2G एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के दौरान कही। आज पब्लिक का सवाल भी यही है, क्या मोदी 2024 की तैयारी में जुट गए हैं? क्या मोदी का 2024 का प्लान फुल्ली रेडी है? यही है आज पब्लिक का सवाल। दर्शकों, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को सुनवाना चाहती हूं। पीएम ने इशारों में स्वार्थ की राजनीति, शॉर्टकट पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। यह बयान नीतीश के उस बयान के तुरंत बाद आया जिसमें उन्होंने 2024 को लेकर सीधे सीधे मोदी पर हमला बोला। आप दोनों के बयान बारी बारी से सुने, फिर मैं आगे की बात बताती हूं। मोदी जी क्या ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, कब होगा ये सोचने की बात है। मैंने कल आपको इसी शो में बताया था कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मोदी के मुकाबले कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश इस लिस्ट में अभी अभी शामिल हुए हैं। ये वही नीतीश हैं जो 17 साल तक बीजेपी के सहयोग से सीएम रहे। आज उन्होंने 8वीं बार शपथ ली और साथ ही कई बार बदले हैं। पहले दोस्ती हुई थी आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, फिर साथ छोड़ा, फिर बीजेपी के पास आए, फिर वापस लालू जी और उनकी पार्टी के पास चले गए। अब एंटी मोदी कैंप में वो बैठे हैं, जहां पहले से कई चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और मोदी दूसरी तरफ अकेले हैं। लिहाजा मोदी एक एक करके सबको जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पर अटैक करने के लिए आज पीएम ने काला जादू शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप भी लगाया। सुनिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर क्या कहा। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का
पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अब ये काला जादू, काले कपड़े वाली बात क्या है, मैं आपको समझाना चाहती हूं। दरअसल 3 अगस्त को ईडी ने नेशनल हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया। 4 अगस्त को यंग इंडियन लिमिटेड के प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने पूछताछ की। अगले दिन यानी 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई के नाम पर मोदी सरकार को घेरने सड़क पर उतरी, जिसमें सोनिया गांधी समेत लगभग सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहन रखे थे। तो आपने देखा और सुना कि काला जादू और काले कपड़े वाले आरोप के साथ आज पीएम ने कांग्रेस पर तिरंगा का अपमान करने का आरोप भी लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में 3 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जिक्र किया। 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की, जिसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी चेंज की और उसमें नेहरू जी के हाथ में तिरंगे वाली फोटो लगा दी। 3 अगस्त को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली के आयोजन में भी कांग्रेस और विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को तिरंगा के नाम पर घेरा। इसका जवाब भी आया और जयराम रमेश ने काले कपड़ों में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर भी ट्वीट की। मैंने आपको पहले ही कहा कि मोदी ने चुन चुन कर अपने सभी विरोधियों को आज जवाब दिया। स्वार्थ, काला जादू, शॉर्टकट की राजनीति, शॉर्ट सर्किट और तिरंगे के बाद मोदी रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बरसे। उन्होंने क्या कहा, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को आपने सुना। अब मैं रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेकर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूं। ये आरबीआई की लिस्ट है जिसमें इस बात को लेकर आगाह किया है कि फ्री की पॉलिटिक्स का खामियाजा कैसे हो सकता है। स्टेट फाइनेंसेस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-2022 में किस राज्य में अपनी स्टेट की जीडीपी के तुलना में कितना कर्ज है वो बताया गया। पंजाब में जो स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 53% के करीब उनका डेट है, यानी कि आमदनी कम है और उसमें से 50% जो है या 54% तो चली जाती है सिर्फ लोन देने में, लोन पर इंटरेस्ट देने में। इसके बाद अगर आप देखें तो राजस्थान का हाल देख लीजिए, यहां भी 40% लोन बहाल करने में चली जाती है। बिहार में 38.6%, केरल में 37%, उत्तर प्रदेश में 35%, पश्चिम बंगाल में 34.4% और झारखंड में 33%, आंध्र प्रदेश में 32.5%, मध्य प्रदेश में 31.3% का कर्ज है, हरियाणा में तकरीबन 30% का कर्ज है। तो कहने का मतलब ये कि रेवड़ियां बांटिए पर आपकी तिजोरी में पैसे कितने हैं ये तो देख लीजिए, नहीं तो आप अपने ऊपर
लोन की कीमत दुगनी कर लेंगे, लोन का भार ज्यादा डाल लेंगे। ये राज्य अपनी कुल कमाई के लगभग 1/3 कर्जे में है और इसमें फ्री की पॉलिटिक्स बड़ी वजह बताई जाती है। ये आज हो या पहले से कर्ज माफी वाली परंपरा हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि रेवड़ी कल्चर सियासत में सत्ता पाने का शॉर्टकट बन चुका है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मानती है। माफ कीजिएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फ्री पॉलिटिक्स वाले इस राजनीतिक फैशन को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त के वादे करना अतार्किक है, ये एक गंभीर समस्या है। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसके समाधान के लिए एक कमेटी बनाने के लिए भी आदेश दिए। कमेटी को ये स्टडी करके बताना है कि मुफ्त वाले वादों को कैसे बंद किया जाए। माफ कीजिए। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर आज चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया गया, जिसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही गई, जिसमें यह कहा गया कि सभी स्टेक होल्डर, आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी को शामिल किया जाए और इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी 11 अगस्त को होगी। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का यह है कि मोदी के पलटवार पर कांग्रेस, केजरीवाल, नीतीश अब क्या जवाब देंगे। सवाल नंबर 2, क्या मोदी ने 2024 को लेकर रणनीति बना रखी है। सवाल नंबर 3, स्वार्थ और रेवड़ी वाली राजनीति से देश का नुकसान है, इसका विपक्ष क्या जवाब देगा। यही है पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सांसद भी है राज्यसभा में। सुभ्रांश राय लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रिजू दत्ता जी प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। संजीव झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। फराज फातमी जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। और फराज फातमी जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूं। कल तक दोस्त थे, आज कह रहे हैं 2024 में ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूं, एक ही दिन में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। और ये भी पूछना चाहती हूं कि कॉन्फिडेंस कोई बुरी बात नहीं है, पर कभी तो सच्चाई भी देखनी चाहिए। 303 सीटें हैं लोकसभा में मोदी की पार्टी की और आपकी तो 43 असेंबली की सीटें हैं, यानी कि 3 नंबर की पार्टी चुनौती दे रही है। जो 3 नंबर की पार्टी बिहार में है वो चुनौती दे रही है प्रधानमंत्री को कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगी ये। 60 सेकंड देती हूं आपको जवाब के लिए। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। मैं 60 सेकंड में कोशिश करूंगा अपनी बात को रखने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कल जो घटना घटी है बिहार के अंदर, उसको एक क्रांति के तौर पे देखना चाहिए। और जब भी क्रांति हुई है देश के अंदर, वो बिहार से ही शुरुआत उसकी हुई है। और निश्चित तौर पे कल जो हमने देखा, एक तरफ युवा लीडर श्री तेजस्वी जी और एक तरफ हमारे सबसे प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, दोनों का एक गठबंधन हुआ। तो निश्चित तौर पे जो बिहार के अंदर जो एक हवा बही है, उसका असर यहाँ तक से बिहार तक सीमित नहीं है, उसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया है। और उसने कम से कम इस 54% जो युवा है हमारे बिहार के, उसको एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। और ये जो बात आप कह रही हैं कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री की। निश्चित तौर पे जो आने वाला कल है, थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी तो 440 वोल्ट का झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और जो आने वाला कल है बहुत बड़ा झटका इनको लगेगा। और एक बड़े चेहरे के तौर पे यूनिफाइड तरीके से, नीतीश जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं, उन्होंने कहा है कि सब विपक्ष एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे। 40 से 3 सीट ऊपर हैं आपकी, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव जेडीयू का कहना है कि 440 वोट का शॉक लगा है आपको इन 40 सीटों से। क्या जवाब देंगे आप आज जेडीयू के प्रवक्ता फातमी जी को? शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है।
हेलो जी बोलें। हेलो जी बोलें। नाविका जी, एक बार भी चुनाव में अपने बलबूते पर नहीं जीतने वाले नीतीश कुमार जी ये दावा कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या खेल करेंगे, कैसे किसी की खेल बिगाड़ेंगे। ये सोच अपने पार्टी को मजबूत करने के विषय में सोचने के उसके बावजूद वो बीजेपी से जलते हैं, केंद्र हमारे मोदी जी से शायद जलते हैं। उनकी अपनी आप इच्छा थी कि उनका स्तर भी वैसा ही रहेगा, बट लेकिन उनको समझना चाहिए कभी भी वो अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीते हैं, किसी न किसी गठबंधन में जीते हैं, बीजेपी के बदौलत जीते हैं। बीजेपी ने कई बार इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में आगे रखकर चुनाव लड़े हैं। उनको छोटे दल होने के बावजूद उनको बड़ा पोजीशन देने की बड़प्पन दिखाई है बीजेपी। ठीक है, तो एक बार पहले भी धोखा हुआ तो फिर एक बार हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। चलिए संजीव झा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये बात तो आप भी जानते होंगे जिसका आज इशारा किया प्रधानमंत्री ने कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जो राज्य के होते हैं वो चोट खाते हैं। और फाइनेंसेस कहां से आते हैं? लोगों का टैक्स के पैसा होता है। ये मैं पूछना चाहती हूं कि फ्री ये फ्री वो, क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये अगली पुश्तों के लिए आप लोन का और आप डेट का जो कर्ज का जो बोझ है वो अगली पुश्तों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या फ्री रेवड़ी बांटना सही इकोनॉमिक्स है? ये सवाल जायज है? इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? नाविका जी, मैं आज प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी मुझे थोड़े से हताश और कंफ्यूज नजर आ रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक तरफ जिसको रेवड़ी कहते हैं, उसी तरह से आज योगी जी ने बहुत सारी इस तरह की रेवड़ी अनाउंस किया। तो केवल प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं या उसका इंप्लीमेंट अपनी पार्टी में करते हैं, एक बात है। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि अब इस देश में एक डिबेट होना चाहिए कि क्या फ्री की रेवड़ी है, क्या एक परिवार पर खर्चा किया गया पैसा क्या फ्री की रेवड़ी है, या अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का लोन माफ करना क्या फ्री रेवड़ी है, या जरूरतमंद तक एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना, अच्छी शिक्षा देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य देना रेवड़ी है। मुझे ये लगता है जब आप लोन की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप फ्री स्कीम के जरिए आप अंतिम अंत तक फायदा पहुंचाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री देते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं, फ्री देते हैं, और अपने आप बजट को भी ठीक रखते हैं। एक डेफिसिट स्टेट से आप सरप्लस स्टेट आप बनाते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपकी नीयत हो, आप ईमानदारी से जानते हो और आपको फाइनेंस की समझ हो। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा पहले करें कि पिछले 5 साल में जो 9 लाख करोड़ रुपए अलग अलग बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो जाके दिवालिया और उसके लोन को आपने जो रिटर्न ऑफ किया है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? या उसके बदले क्विड प्रो क्रो होता है कि एक तरफ आप उसके लोन को रिटर्न ऑफ करो, दूसरी तरफ पार्टी को चंदा आ जाती है। अपने दोस्तों पे आप पैसे खर्चे करते हैं, अपने दोस्तों का आप लोन माफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्री की रेवड़ी क्या है पहले इस देश को तय करना है। और अच्छी बात है अवनीश अवस्थी जी, अगर किसी ने थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वो ये जानता है कि पहले लोन दिए जाते थे, उनकी कोई प्रोविजनिंग नहीं होती थी बैलेंस शीट में किसी भी बैंक के, इसलिए वो शो नहीं होते थे एनपीएस। तो आपके बैंक लुटते चले जाते थे, लोन दोस्तों को देते चले जाती थी सरकारें, और सरकारों के अंडर जो बैंक होते थे, और ये हमने यूपीए के समय में देखा है। क्या आज लोग इस बेसिक इकोनॉमिक्स से वाकिफ नहीं हैं, या ये फिर ध्यान भटकाने का, इल्जाम लगाने का एक नया तरीका है? क्योंकि अब बैंकों में प्रोविजनिंग होने लगी है कि अगर लोन वापस नहीं हो रहा 10-10 साल, 15-15 साल, तो इसका मतलब ये वापस आएगा नहीं, तो प्रोविजन करिए ताकि अकाउंटिंग में ये दिखे और उसके हिसाब से बैंक जो है आगे लोन्स दे। क्या ये राजनीतिक दल समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं?
नाविका जी अर्थशास्त्रियों के बीच में तो ये बात हो सकती है, लेकिन जिसको सिर्फ वोट लेने हैं वो क्या करेगा? वो कहेगा इतना। अब मैं कहता हूँ संजीव झा ये बताइए कि पहले एनपीए कितना था और अब एनपीए कितना है, बैंक का कितना है, ये बताएं। एक बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना अंतिम व्यक्ति तक भोजन और दवाई पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर अब तक मुफ्त राशन दिया गया है। वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। दोस्तों को नहीं दिया आपके, और उसके लिए वो रोज कभी इंग्लिश सिखाने के लिए, कभी योगा करने के लिए कोई टीवी पे भी नहीं आते। मैं कहता हूं सिर्फ दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन का बजट है, और सिर्फ बजट ही नहीं है, जो घपला है, किसके माध्यम से दिया गया है, ये सब सामने आना चाहिए। वो है असली जो आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करोड़ों लोगों को, देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त चिकित्सा मिली है। वो है ये, वो रेवड़ी नहीं है, वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, उसके स्वप्न का, उसके स्वास्थ्य का, उसके भोजन का इंतजाम करने की एक सफल और निष्पक्ष ईमानदार कोशिश है। नाविका जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक बात बड़ी साफ से कहूं कि जिन लोगों को ये भ्रम है, मैं अगर 10 सेकंड अगर आप और दें तो मैं ले सकता हूं, मेरा टाइम शायद समाप्त हो रहा है। सिर्फ बिहार के पॉलिटिक्स में ये कह रहा हूं मैं कि जिसको ये भ्रम है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से मैं आपके सामने एक वाक्य रख रहा हूं। जो 2024 के इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को नीतीश कुमार के कारण भोगनी पड़ती, उससे मुक्त होकर के अब वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास जाएगी। बीजेपी इज फुली वेल प्रिपेयर। चलिए 2024 के इलेक्शन, चलिए ये तो जब वो वाला मैच होगा तो देखा जाएगा। लेकिन रीजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शॉर्टकट पॉलिटिक्स। अब शॉर्टकट पॉलिटिक्स और पार्थो दादा और अर्पिता जी के घर से जो निकले हुए नोटों के बंडल हैं, शॉर्टकट पॉलिटिक्स का तो इससे ज़्यादा हमने कहीं नुमाइश देखी ही नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि शॉर्टकट क्यों है भाई इतना? आपकी सरकारें 2 बार जीत चुकी हैं, तो लोगों के काम कर दीजिए। आप यही तो कहते हैं ना कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि इतनी नौकरियां होंगी, दी नहीं। आप तो एसएससी की नौकरियों में भी रिश्वत लेने का काम, ऐसा आरोप लगाया है ईडी ने, और ऐसे आरोप में पार्थो चैटर्जी आपके तृणमूल कांग्रेस के मंत्री घिरे हुए हैं, लिप्त हैं, और वो नोटों के बंडल की जो तस्वीरें हैं वो शायद ही इस देश में कोई भी भूलेगा। 57 करोड़ कैश में। मैं पूछना चाहती हूं कि ये शॉर्टकट की राजनीति की बात समझ आती है लोगों को? क्या राजनीतिक दलों को समझ में आती है? नाविका जी, पहले तो हमारी सरकार 2 बार नहीं जीती है, तीसरी बार जीती है। दूसरी बात, आज मोदी जी ने कहा था सबको डीपी बदलने के लिए, नीतीश कुमार जी ने सरकारी बदल दिया, इसलिए शायद बीजेपी को बहुत मिर्ची लग गया है। बट उन्होंने जहां जहां सरकारें तोड़ने की कोशिश की है, शॉर्टकट की आप बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, जो बीजेपी ने किया है आज उन्हीं के दवाई में उनको जवाब मिल रहा है। बात वो नहीं है मैडम, आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ईडी और सीबीआई चार्जशीट में जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसको वो शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है बंगाल में, वो गृह मंत्री की गोद में जाके बैठता है जब अमित शाह जी बंगाल में आते हैं। पहले उसको पकड़िए ना। सिर्फ विपक्ष के लोग ही चोर हैं और आपके लोग भगवा ओढ़ के संत और साधु है, ये तो सही बात नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप बात करते हैं लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो हमारे सांसद जवाहर सरकार साहब ने पार्लियामेंट में आरटीआई डाला था, 100 दिन के काम का पैसा जो गरीबों का हक का पैसा है, सारे प्रदेश को पैसा मिला है, पश्चिम बंगाल को शून्य मिला है। मैं नहीं कहता, सरकारी दस्तावेज कहते हैं। 1 रुपया नहीं दिया मोदी सरकार ने, तो गरीब का हक मार रहा है मोदी सरकार। ये एक सांप्रदायिक भ्रष्ट तानाशाही में विश्वास करने वाला पार्टी। तो वो जो नोटों के बंडल थे उसमें गरीब का हक नहीं जा रहा था, लेकिन मोदी जी ले रहे हैं गरीब का हक। नोटों के बंडल तो देख लीजिए रीजू जी, नोटों के बंडल तो देख लीजिए। मैंने नोटों का बंडल देखा, और मैं आपके चैनल में कह रहा हूं, अगर पार्थो चैटर्जी दोषी प्रमाणित होते हैं तो तृणमूल
कांग्रेस ने वैसे भी पीपल्स बेनिफिट देके उनको निकाल दिया है और कानूनी कार्रवाई करेगा। मेरा 2 सवाल है बीजेपी के नाम। चलिए बीजेपी से सवालों के जवाब लेंगे। 10 सेकंड एक क्वेश्चन सर। 60 सेकंड का फर्स्ट स्लॉट होता है। आपको पहले ही मैं 120 सेकंड दे चुकी हूँ। 10 सेकंड बस, और 10 सेकंड नहीं, आप काली शर्ट में आए और मेरा सवाल काली शर्ट पर होने वाला है, तो चलिए काली शर्ट वालों को 10 सेकंड। अभी जैसा माहौल चल रहा है ये भी बंद करना पड़ेगा पहनना। वैसे जीवीएल साहब से मेरा एक ही सवाल है कि अगर सारे भ्रष्ट विपक्ष में, तो अमित शाह जी के सुपुत्र का 6,500 गुना कंपनी बढ़ गया है, 16,000 करोड़ का कंपनी हो गया 5,000 से। वो कहां का विकास है, वो थोड़ा समझा दें मुझे। चलिए ये सवाल भी पूछेंगे, लेकिन शुभ्रांश राय जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने काले जादू का रेफरेंस दिया। अब काला जादू तो आपने देखा ही होगा 5 अगस्त को जो काला जादू कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए आपने एक राजनीतिक मुहिम छेड़ी है कह के कि ये है महंगाई के खिलाफ, चाहे बात सिर्फ ईडी की हो रही थी उस दिन। चलिए इस बात को भी मैं मान लेती हूं कि चलिए ये काला जादू था, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि तिरंगा से आपकी क्या प्रॉब्लम है? अगर कल्चर मिनिस्ट्री इस देश में 75वें साल इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई तिरंगा यात्रा कर रहा है, उसमें भी आप शामिल नहीं होते? क्या तिरंगा भी आपका अलग है और देश का अलग है? शुभ्रांश राय जी, ये सवाल जो है ये जरूर पब्लिक आज पूछ रही है। नविका जी, काले रंग से आखिर नरेंद्र मोदी जी को इतनी नफरत क्यों है? उनकी पेरेंटल संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है तब से वो काला टोपी ही पहनता आ रहा है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने देखना कम कर दिया या उनके दूर और पास की दृष्टि कमजोर हो गई है। दूसरा, काले कपड़े की बेइज्जती करने और काले रंग की बेइज्जती करने का अधिकार या तो नरेंद्र मोदी को है या उनके दोस्त व्यापारी लाला रामदेव को है। लाला रामदेव का भी मैं एक बयान देख रहा था जिसमें हमारे शनि भगवान, हिंदू धर्म के न्यायप्रिय देवता शनि भगवान को वो काले भेंट कह रहे हैं, काला पत्थर कह रहे हैं। पता नहीं ये दोनों मित्रों को काले रंग से ऐसी क्या दिक्कत है। तीसरा आपका सवाल था काले जादू का, तो हमने देखा था नरेंद्र मोदी जी को बनारस की घाट पे रुद्राक्ष पहन के कुछ मंत्र जापते हुए, काले कपड़े में मां गंगा में डुबकी लगाते हुए। वहां वो कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे और कौन से काल सिद्धि कर रहे थे? तीसरी इंपॉर्टेंट बात। और चौथी जो आपने बड़ा अच्छा कहा, तिरंगे की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की बात करते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि हिंदू महासभा के सावरकर और आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया और अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। ये वही आरएसएस और ये वही सावरकर हैं जो नरेंद्र मोदी की पेरेंटल इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो अब आपके सामने, आप तो शायद नहीं जवाब दे पाएंगी, लेकिन देश को यह पता होना चाहिए कि सेनानियों का अपमान कौन कर रहा है। जो स्वतंत्रता में नहीं शामिल हुए उनका हक वो अपमान कर रहे हैं, वही काम हिंदू महासभा और आरएसएस कर रही। और एक और इंपॉर्टेंट, आपने तिरंगे की बात करी। मैडम, तिरंगा जो सीने पे लेकर जीते मरते हैं उनके लिए तिरंगे का महत्व होता है। ये प्लास्टिक और ये कौन कौन सी कंपनी का तिरंगा लाकर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि लोग अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाएं। सारे देश ने लगभग लगा लिया, लेकिन पेरेंटल संस्थान आरएसएस ने तिरंगा नहीं लगाया, उनके नेताओं ने नहीं लगाया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और उनके विचारक अग्निवेश अवस्थी जी से पूछना चाहूंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, शुभ्रांश राय जी को जवाब दीजिए। उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठा दिया है कि आप कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, आरएसएस जो आपकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूटती? ये सवाल है शुभ्रांश राय जी का। नहीं, सवाल पूछने के पहले मैं उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आखिर तिरंगा से कांग्रेस पार्टी का मोहभंग क्यों हुआ है? आज बीजेपी को और मोदी जी को अपोज करते करते वो तिरंगे को क्यों अपोज कर रहे हैं? क्या उनके देशभक्ति? सुन लीजिए, आपकी भाषण हमने सुन लिया, आपकी भाषण हमने। शुभ्रांश राय जी, जब आप बोले कोई नहीं बोला, अब थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सुनने की। सवाल खुद उठाए हैं आपने, अब आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं तो सुन तो लीजिए। भाई साहब, आपका इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री है भैया। शुभ्रांश राय जी,
थोड़ा इनकमिंग आवाज भी सुन लीजिए। जी जीवीएल नरसिम्हा राव जी जवाब दीजिए। जो पार्टी अपने आप को भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने आप का पेटेंट मानती है, जो केवल गांधी जी का नाम लेकर चुरा कर राजनीति करते आई है, आज भारत की 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये भारत विरोधी सुर में क्यों बोल रही है? क्यों पूरे देश इंडियन फ्लैग को सेलिब्रेट कर रहा है? तो कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है? और आपकी देशभक्ति क्या केवल एक परिवार से है? फिर आप देशभक्ति मत कहिए, उसको बोलिए परिवार भक्ति। जवाहरलाल नेहरू जी के तस्वीर के बिना आप भारत की झंडे को नहीं दिखा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते हैं? क्या महात्मा गांधी जी ने क्या गुनाह किया है? उन्हीं के नाम पर आपने राजनीति किया है। केवल नेहरू जी के सही सवाल है, सही सवाल है, जवाब दीजिए। रिजू दत्ता जी आपने हाथ उठाया तो जवाब दीजिए। कांग्रेस को तिरंगे से मोहब्बत है या सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से? देखिए, नेहरू गांधी परिवार तो मुझे पता नहीं, वादरा गांधी परिवार तो अभी है, तो अभी उनको तिरंगे से क्या मतलब है, वो शुभ्रांशु जी जवाब देंगे उसका। बट मैं इतना कहूंगा कि तिरंगा का सम्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, पर हरियाणा में जहां पर बीजेपी का सरकार है वहां पर रेशन दुकान में बोल रहा है, गरीब आदमियों को बोला जा रहा है कि तुमको रेशन नहीं मिलेगा जब तक तुम 20 रुपए का तिरंगा नहीं खरीदोगे। तो अगर देश के नाम पे तिरंगा को बेचने का आप लोगों ने धंधा खोल लिया तो वो तिरंगे का अपमान है। मुझे ये लगता है इस पर मैं बता सकती हूँ, ये जो जवाब आया है, ऑफिशियल जवाब आया है फूड मिनिस्ट्री से, वो कह रहे हैं ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन सरकार ने नहीं दिया था। 80 करोड़ पीपल राशन लेते हैं, एक दुकान में ऐसी घटना रिपोर्ट हुई है और जो रिपोर्ट हुई है उस घटना पर एक्शन हुआ है, सस्पेंशन हो गया है, क्योंकि एक जगह ऐसी घटना है। ये सरकार का कहना है, ये जवाब है। लेकिन सवाल आपने कई तो झूठी है, छोड़िए सरकार झूठी है। और मैं बता देता हूं, कर्नाटक में साउथ इंडिया में कर्नाटक में एक विधायक ने ट्वीट किया, उनके दफ्तर में बोला गया है फंड रिलीज तभी करेंगे जब 20,000 तिरंगे का 4,40,000 रुपए पेमेंट करेंगे। मेरा पार्टी का नहीं है वो किसी और पार्टी का है। कितनों को जवाब देंगे? अभी कोरोना के टाइम थाली बजाओ, दिया जलाओ, अभी आप बोल रहे तिरंगा खरीदो। कहां तक देश को बेचेंगे सर? देशभक्ति देश की जनता के ऊपर छोड़ दे, हम करेंगे देशभक्ति, आप हमको सिखाएंगे देशभक्ति? अभी नहीं, आप कैसे सिखाएंगे? आप वो नोटों के बंडल देखिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, देश के झंडे को मुफ्त में नहीं बांटना, हर एक कार्यकर्ता उसको खरीद कर अपने घर पर, उसके क्या 10-20 रुपए में क्या पूरे आपकी संपत्ति देश के नाम दे रहे हैं क्या? चलिए इसका कोई पाबंदी नहीं है, बट लेकिन खरीद कर लगाएं। क्या हम देशभक्ति के लिए 10 रुपए 20 रुपए के झंडा नहीं खरीदते? बंडल घर में रखे नहीं है। हम चाहते हैं हर कोई जो झंडा लगाए, हम आग्रह कर रहे हैं हर कोई लगाए और खरीद कर लगाए। उसमें क्या गलती है? तो वो बोल देना, कोई मजबूर कर रहा है तो गलत है, मैं भी कहूंगा, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, लोग अपने आप कर रहे हैं। आपको अपनी वोट बैंक राजनीति झंडे में भी दिखती है। आप अपने झंडे को भी आप राजनीतिक चश्मे से या सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। कोई वोट बैंक को कष्ट होगा इसलिए आप नहीं चाहेंगे तो बंगाल में कोई झंडा लहराए, ये आपकी देशभक्ति है। आपको धन्यवाद देता हूं मैं। आप बोल देना, आपने बोल दिया हम 10 झंडा खरीद। चलिए, तिरंगा पर भी देश बटा हुआ है, राजनीतिक दल बटे हुए हैं, लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, तिरंगे पर जंग जारी रहेगी, लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका जवाब आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, और उन्होंने रेफरेंडम की बात कही। आइए मैं उनका जो स्टेटमेंट है आपको सुनवा दूं, और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या रेफरेंडम की जरूरत है? सुनिए केजरीवाल जी का ये बयान। क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो।
जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अवनीश जी जवाब दीजिए, क्योंकि अगर फ्री बस राइड मिलती है औरतों को दिल्ली में तो कयामत की बात है, लेकिन अगर यूपी में मिले तो ये सही है, ये पीपल फ्रेंडली स्टेप है। इस तरह का कुछ इशारा किया केजरीवाल जी। नाविका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए अपेक्षा रखता हूँ कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपका शो बहुत बढ़िया है, आप हाथ के हाथ फैक्ट चेक भी कर देती हैं। आपने रिजू दत्ता की बात का जवाब दिया कि एक दुकान के साथ हो रहा था, अन्यथा तो ये कल को पूरे देश में होता है जी कि झंडा बिक रहा है। एक बात। दूसरी बात में छोटी सी बात और झंडे के बारे में कही गई है, संघ के बारे में। मुझे लगता है अब तक तो ये कहते थे कि भाई संघ जो है आज भी तिरंगे को सम्मान नहीं देता, और साथ में ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक हैं, संघ से, नागपुर से सारी आदेश लेते हैं। वही संघ के स्वयंसेवक नागपुर से आदेश लेने वाले पूरे देश में तिरंगे को अपने घर पर, डीपी पर, हर जगह लगाने के लिए कह रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है दिमागों में। और वो जो नेहरू जी की तस्वीर है वो बहुत बढ़िया है। नेहरू जी ब्लैक एंड व्हाइट है, तिरंगा कलर्ड है, वो उनके हाथ का नहीं है, अलग से जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है। ये देश को समझ में आना चाहिए। बात महत्वपूर्ण ये कि जो आपने रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात की, आप ये बताइए केजरीवाल कोई फैक्ट्री चलाते हैं? केजरीवाल कहां से देते हैं फ्री? जो मैं टैक्स देता हूं उससे देते हैं ना। उस पैसे को अगर आप, जो टैक्स मैं देता हूं वो टैक्स किस लिए देता हूं? वापस फ्री में लेने के लिए नहीं देता हूं। फ्री में लेने का भी एक ऐसा विशेष सर्कल है कि किन कंपनियों को वो फायदा पहुंच रहा है। मैं बहुत अच्छी कहता हूं कि अभी अंबानी और अडानी ने 5G में किया है। अच्छा होता कि अरविंद केजरीवाल उसकी बोली लगाते करोड़ों रुपए दे करके और फ्री में दिल्ली में 5G देते ना। अरे भैया, आम आदमी वो 5G की बोली लगाएगा क्या? खुली बोली है, तुम लगा लो जाके। अरविंद केजरीवाल, संजीव जाके क्यों नहीं लगाते? फ्री में मिलता सबको। अरविंद केजरीवाल फ्री में 5G की बोली लगाते और फ्री में दिल्ली देते, पैसा देते वहां पे करोड़ों रुपए का जो ऑक्शन हुआ है। बात महत्वपूर्ण ये है कि कोई फ्री नहीं मिल रहा, ये कर्ज में दबता जा रहा है। इसलिए ये श्रीलंका की बात कर रहे थे जो पंजाब में है। अभी इन्होंने क्या कहा, ये करेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। भाई, आप केंद्र से पैसा मांग करके फ्री देने की बात क्यों कर रहे थे? केंद्र से पैसा क्यों लेंगे? सवाल सही है रिजू दत्ता जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आऊंगी आपके पास, लेकिन ये सवाल संजीव झा जी को जाता है। पहले उनको और फिर आपको जवाब देने के लिए आमंत्रित करूंगी। संजीव झा जी। देखिए नाविका जी, एक तो मिस्टर अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये आरएसएस के विचारक और प्रचारक हैं। अगर वो लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं पता कि आप राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिख रहे हैं, मेरी तो आपत्ति है पहली इस बात। एक बात आइए, दूसरी बात जो अवस्थी जी कह रहे थे, मैं धन्यवाद करता हूँ अवस्थी जी को। ओके, फैक्ट चेक बुलाया गया है, फैक्ट चेक बुलाया गया। बीच में बोलना शुरू कर दिया। अब नहीं, आपने उनका नाम लिया, रेफरेंस लिया, अब वो फैक्ट चेक करा रहे हैं। एक मिनट, अवनीश जी, आपका फैक्ट क्या है? आपका फैक्ट क्या है? नहीं, संघ का समर्थक, संघ का स्वयंसेवक कॉलेज में पढ़ा नहीं सकता, अपना व्यापार नहीं कर सकता, राजनीति का विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि वो संघ का स्वयंसेवक है। कौन है? ये आपके पास विश्लेषणाधिकार है, जानता है। चलिए संजीव, IRS से दूसरी बात जो अवस्थी जी कह रहे थे कि आरएसएस तिरंगा का विरोध करता रहा है, तिरंगे से उनको नफरत था, लेकिन आज हमने तिरंगा लगा लिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। संजीव झा जी, फैक्ट चेक दोबारा से। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा आप इल्जाम लगाते हैं कि आरएसएस विरोधी है और आप साथ में मोदी जी को आरएसएस का प्रचारक कहते हैं, और वही मोदी जिसको एक तिरंगा हेटर होना चाहिए था, वो देश में तिरंगे को प्रोपोगेट कर रहा है। उन्होंने ये कहा था, मरोड़िए मत। रेवड़ियों से खेलिए, शब्दों से नहीं। मैं रेवड़ी पे भी आ रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का भी, आरएसएस के लोगों का भी, अगर उन्होंने तिरंगा लगाया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप जो तिरंगे के नफरत से तिरंगे के साथ हो गए, उसके लिए आपको धन्यवाद। तीसरी बात आप रेवड़ी की कर रहे थे। देखिए, दो बातें हैं जो मैंने पहले कहा कि इस देश में पहले यह तय करना पड़ेगा कि रेवड़ी क्या है।
आज आपने बहुत अच्छे से समझा दिया नाविका जी, थोड़ी मोड़ी इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट रहा हूं। आपने जो बैड लोन रिटर्न ऑफ का स्टेटमेंट दिया उसमें हालांकि लंबी डिबेट हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कुछ कंपनी का नाम बता देता हूं जिसका लोन बैड जो डिफॉल्टर रहे हैं, गीतांजलि जेम 7,000 करोड़, इरा इंफ्रा 5,000 करोड़, आर्य एग्रो 4,000 करोड़ और एबीजी शिपयार्ड 4,000 करोड़। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि ये कौन है और इनके दोस्त कौन है और ये कैसे डिफॉल्ट करके बाहर चले गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हजारों करोड़ रुपए का डिफॉल्ट करके विदेश में बैठे हुए हैं, वो किनके दोस्त हैं ये पता आपको चल जाएगा। दूसरी बात जो हम ये नाम नहीं ले रहे, पहले आप नाम लेते थे और तब डेफोमेशन के केसेस हो गए, आपके पास कोई तथ्य थे नहीं। नहीं, आप अच्छे से रिसर्च करते हैं ना, अभी आपने बहुत सारे फैक्ट कलेक्ट किया, चलिए पता चल जाएगा। तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि ये आप एक परिवार पे खर्चा करना क्या रेवड़ी है, या अपने दोस्तों को ये आप डिफॉल्ट करा करके उनको फायदा पहुंचाना रेवड़ी है, या अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी है, अंतिम व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देना रेवड़ी है, अंतिम व्यक्ति को 75 साल में जिस सिस्टम से फायदा नहीं मिला उन तक फायदा पहुंचाना रेवड़ी है। अब ये देश में रेफरेंडम करके ये देश को तय करना है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली एक एग्जाम्पल हमने पहले बताया कि किस तरह से ये तमाम तरह की बेनिफिट देते हुए भी एक डेफिसिट स्टेट से दिल्ली कैसे सरप्लस स्टेट बना। तो आप दिल्ली के मॉडल को अगर आप रिसर्च कर लेंगे, मुझे लगता है आपने जिसका जवाब नहीं दिया, सिंपल सवाल है, अगर आपके पास फ्रीबीज देने के पैसे हैं तो आप सेंटर से पंजाब के लिए पैसे क्यों मांग रहे हैं, इस पर आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन सवाल है जेडीयू के प्रवक्ता के लिए, ये पब्लिक का शो है और पब्लिक सवाल पूछती है, पब्लिक बॉस है, आपकी भी मेरी भी। भोपाल से शिशिर पूछ रहे हैं, अब क्या जेडीयू में भी महाराष्ट्र वाला खेल होने वाला है, जेडीयू के भी दो फांक होने वाले हैं, ये सवाल पूछ रही है पब्लिक। फराज फातमी जी क्या जवाब देंगे? तो मैं जीवीएल जी की बात सुन रहा था, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के ऊपर कुछ टिप्पणी की। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अलायंस पार्टनर का इन्होंने सम्मान नहीं किया। सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और ये सेम एपिसोड जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, तो चिराग मॉडल ये लेकर के आए, और चिराग मॉडल में इन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा करके जनता दल यू को हराने का काम किया। एक तो सबसे पहली गलती इन्होंने की, कमजोर करने का काम किया जनता दल यू को, और फिर वहीं नहीं रुके ये, फिर अभी जो हालात बने, ये जो एक सीनियर लीडर जनता दल यू से छोड़ करके गए, ये सेम एपिसोड ये महाराष्ट्र का जिस तरीके से वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और कई स्टेटों के अंदर वो सेम प्लान वो यहाँ एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे बिहार के अंदर। वो तो सही वक्त पे नीतीश कुमार जी को हर चीज की जानकारी मिल गई और सही मोमेंट पे उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा स्मार्ट है और इसलिए वो पीएम मटेरियल है, क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? मैडम नवीना जी, मैं ये बिल्कुल दरकिनार नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को हर तरीके की हर चीज की जानकारी थी और वक्त पे उन्होंने ये डिसीजन लिया, और कभी हमेशा उन्होंने गठबंधन का सम्मान किया। इसीलिए पीएम मटेरियल मानती है जेडीयू उनको, जेडीयू उनको पीएम मटेरियल इसलिए मानती है। पार्टनर ने किया, और नीतीश कुमार जी ने हमेशा बिहार की जनता के लिए जो काम कर सकते थे और आने वाले कल में भी, और इसीलिए सीटें भी घटती चली जा रही हैं जेडीयू की। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब दीजिए फातमी जी को, और अनुराग भदौरिया जी आ रही हूं आपके पास। जीवीएल जी मेरी आवाज आ रही है? शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। अनुराग भदौरिया जी, आज प्रधानमंत्री ने जो 3 बातें कही, कहीं ना कहीं शॉर्टकट की राजनीति जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देगी, ये कहा प्रधानमंत्री ने, और ये सही भी बात है। आज गिराओ कल उठाओ, आज एक के साथ दोस्ती कल दूसरे के साथ दोस्ती, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो देश को नुकसान पहुंचाती है, हाँ या ना?
मैं तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप ही, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे। जो शॉर्टकट का रास्ता होता है ना, वो शॉर्ट सर्किट लगा देता है। जैसे महाराष्ट्र में शॉर्टकट मारा, विधायक तोड़े सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में शॉर्टकट मारा, विधायक तोड़े सरकार बनाई, और शॉर्ट सर्किट कहाँ लग गया? बिहार में शॉर्ट सर्किट लग गया। बिहार में सरकार बीजेपी की गिर गई। अब बेचारे परेशान है, करे तो करे क्या? तो इसलिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, बीजेपी को समझना चाहिए कि ये शॉर्ट सर्किट का रास्ता बंद कर दे, नहीं तो आप पूरा हिंदुस्तान उनको शॉर्ट सर्किट देने वाला है। जो हिंदुस्तान को जिस तरह से वादे किए गए थे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, ये भारत वो भारत, और आपने क्या बना दिया? आज भारत को भुखमरी के कगार पे आपने लाके खड़ा कर दिया। और बड़े शान से आप पार्लियामेंट में खड़े हो कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, फ्री में खाना बांट रहे हैं। इसके मतलब 80 करोड़ लोग भूखे हो गए हिंदुस्तान के अंदर में। अनुराग भदौरिया जी, स्टैट्यूटरी वार्निंग। आप टाइम्स नाउ नवभारत में सवाल पब्लिक का शो में जो कह रहे हैं कि भूखमरी के कारण इस देश में लोग मरे हैं, हम आपको फैक्ट चेक करेंगे। फैक्ट चेक कर रही हूं मैं आपको, और तब तक आप लाइट डिटेक्टर के घेरे में हैं। कितनी रिपोर्टेड डेथ्स हैं ड्यू टू भूखमरी के कगार पे। अभी कहा भूखमरी से मर गए, अब भूखमरी के कगार पर आ गए। कमाल है भाई भदौरिया जी। शॉर्ट सर्किट होने लगा, शॉर्टकट मार रहे थे आप। 80 करोड़ लोगों के पास खाना ना, आपने 80 करोड़ लोगों को पैर पे खड़ा कर दिया होता, रोजगार दे दिया होता, तो आपको फ्री में, आप कह रहे हो फ्री में। चलिए, आपका झूठ पकड़ा गया, आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल, आपने खुद ही एडमिट कर दिया। रीजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि चलिए, आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार ने नौकरियां नहीं दी, तो आप क्या कर रहे थे नौकरियों के बदले में? वो देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है क्या क्या कर रहे थे नौकरियों के नाम पर। तो आप करें तो ठीक, आपने छोड़ दिया पार्था चैटर्जी को। अब आपसे किसी को सवाल नहीं पूछना चाहिए, सारे सवाल जाने चाहिए बीजेपी के पास। क्या यही आपका एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में, देश में जितने भ्रष्ट मंत्री हैं सबको जेल में डालें, बट इसका मतलब ये नहीं कि केंद्रीय संस्थाओं को सिर्फ विरोधी दिखे और बीजेपी जब आए उनको मोतियाबिंद हो जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। और रहा बात नौकरी का, तो मैं नहीं कहता, मोदी सरकार ने हमें जो प्राइज दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि देश की हित में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नौकरी बंगाल में हुआ है। अगर किसी ने गलत किया है, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, उसको कानूनी कार्रवाई हो, पर कानूनी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो। और यहाँ पर बैठे जैसे जीवीएल साहब है, हमारे सांसद है, और ऐसे उनके 303 सांसद है, वो सब दूध के धुले हुए हैं। क्या ये सही नहीं है जीवीएल साहब कि आपके कैबिनेट में बैठे टोटल जितने यूनियन मिनिस्टर उसमें 40% के ऊपर क्रिमिनल केसेस है? क्या ये सही नहीं है? अजय मिश्रा टेनी आज भी आपके बाजू में बैठता है, क्या ये सही नहीं है? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जवाब दीजिए। आपके पास जवाब, सवालों की झड़ी आ रही है, सबके जवाब दीजिए। आ रही हूँ सुब्रांश जी, आपके लिए बड़ा पब्लिक का सवाल है, लेकर आ रही हूं आप ही के पास। जीवीएल जी, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उनकी आवाज नहीं आ रही है। वो शॉर्ट सर्किट हो गया, नाविका जी, शॉर्ट सर्किट हो गया, उनको आवाज नहीं जा रही है। आ रही है। आप रबड़ की चप्पल पहन के रखिएगा, करंट ना लग जाए। नाविका जी, मेरा वीडियो ऑडियो कनेक्शन जी बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, मैं तो देखिए गर्मी लग रही है। नाविका जी, हाँ जी, नाविका जी, मेरा कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। नाविका जी, आप बोलिए। जीवीएल जी, नाविका जी, नाविका जी, ऑडियो नाविका जी, हमारे देखिए भाई अनुराग को 3 बार 2014 में शॉक लगा, शॉक सर्किट हुआ, 2017 में हुआ, और आपको बिहार में 2014 में, 2017 में,
फिर 2019 में और अभी हाल में 4 बार शॉर्ट सर्किट हुआ। अनुराग के भाई के पूरे उनके बाल निकल गए, फिर भी वैसे शॉर्ट सर्किट कैसा रहा? उनके पूरे बाल निकल गए, फिर भी वो इस प्रकार रह रहे। ज्यादातर एमटीएम से बता रहे हैं ये सारी गलत जानकारी है। वो एक दुकान में कुछ हुआ, गलत हुआ, उसको लेकर सारे रेशन दुकानों में ये हो रहा है, इससे झूठ बोल रहे थे। एनआरईजीएस के फंड्स एनआर बंगाल को नहीं दिए गए, बड़ा झूठ है, ऐसा कोई जवाब नहीं है। मैं भी पार्लियामेंट में जाता हूँ, जवाहर सरकार हमारे सदन में है, बिल्कुल बड़ा झूठ है कि बंगाल को नहीं, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं ऑडियो प्रॉब्लम जीवीएल जी के साथ बरकरार है। अवनीजेश अवस्थी जी मैं आपको लाऊंगी, पर इससे पहले सवाल आ रहे हैं पब्लिक के। करनाल हरियाणा से राम कुमार पूछ रहे हैं सवाल के 6 से 7 दावेदार हो गए हैं पीएम पद की रेस में, अभी तो आपस में मेल मिलाप है। क्या गारंटी है कि 2024 का चुनाव आते आते फिर से रास्ते अलग नहीं हो जाएंगे? ये पब्लिक जो है ये सब जानती है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीयूष का सवाल है, नेता तो पाला बदलने में समय लगाते हैं, पर प्रवक्ता कैसे मैनेज करते हैं कि एक दिन पहले गठबंधन के साथी का पुरजोर समर्थन करना और अगले ही दिन उसी दल का धुर विरोधी बन जाना? ये बड़े पते की बात कह रही है पब्लिक। लेकिन बताइए सुब्रांश राय जी, अब कौन बनेगा ऑपोजिशन का नेता प्रधानमंत्री पद के लिए? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, पूरी लिस्ट है। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जीवीएल के सवाल का जवाब देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35 करोड़ भारतवासियों के साथ इस तिरंगे का और इस आजादी के पेटेंट पे अपना हक रखती है, क्योंकि हमने शहादत दी थी और ये हिंदू महासभा और संघ के लोगों ने माफी मांगी थी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, पूरे देश ने डीपी बदली, आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी डीपी क्यों चेंज नहीं करी? इसका जवाब शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और उनके समर्थक अग्निवेश अवस्थी को देना चाहिए, अगर जवाब हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, नविका जी आप दे दीजिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात याद रख लीजिए, आज देश न प्रधानमंत्री इसको काला कपड़ा दिखाकर पूछ रहा है कि भैया 2 करोड़ नौकरी 16 करोड़ नौकरियों के बदले में इतनी लंबी बेरोजगारी क्यों दी? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पीठ नहीं थपथपाना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के चक्कर में जो आप फ्रीबीज जो डिस्कस करते हो, आपने 55 करोड़ हिंदुस्तान के मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया। आटा, चावल, तेल और दही तो डबल हुआ 100 रुपया से ऊपर का तेल, 1000 रुपया से ऊपर का सिलेंडर हो गया। ये महंगाई नरेंद्र मोदी जी आपको मुबारक हो। और रही बात, अग्निवेश जी कर रहे थे ऑक्शन की बात, भैया इससे बड़ा घोटाला कोई होगा? 2G 1,76,000 करोड़ का स्कैम था, ऐसा कागजों पे था, फर्जी वाला। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि 5G जो है 4.5 लाख करोड़ का कम से कम ऑक्शन होगा। सुब्रांश राय जी, आपने रेवड़ी बांट दिया, चलिए वो बात अपनी जगह, लेकिन जो 10 कैंडिडेट है उनमें प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है 2024 में? इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? क्योंकि पब्लिक का यही सवाल है। ज्योतिष तो नहीं, सुनिए ना, मैं एक मिनट, मैं आपकी तरह एक मिनट, मैं आपकी तरह ज्योतिष थोड़े हूं कि वो सवाल जो था ना कि कल तक जो नोएडा की मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताती थी महाराष्ट्र में, वो बिहार में अपना चेहरा बना के क्यों बैठी हुई है, क्यों मातम मना रही है, क्यों छाती पीट रही है? हाय भाजपा की सरकार गिर गई। कौन छाती पीटता हुआ नजर गिर गई? आप कौन से मीडिया वालों से मिलते हैं? हमें पता नहीं, कल पटना में दिखा मैडम, सोशल मीडिया को देखिए। चलिए अवनीजेश जी 30 सेकंड आपको देती हूँ, जवाब दीजिए। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। नाविका जी इनको चुप करिए। पहली बात तो आज बहुत ही आपत्तिजनक बात की है इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी पर पेटेंट है। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद,
और ये जो तिरंगा लगाते हैं ना, उस तिरंगे को गांधी जी ने कहा था कि ये तिरंगा कांग्रेस का झंडा नहीं होना चाहिए, और ये तिरंगा चक्र वाला नहीं लगाते हैं। उसमें कभी बैलों की जोड़ी होती थी, उसके बाद गाय बछड़ा आया, उसके बाद हाथ आ गया, फिर भी ये सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसी कैसी पुरानी पार्टी है जिसके चुनाव चिन्ह बदल जाते हैं लेकिन सबसे पुरानी पार्टी रहती है वो? एक बात। दूसरी बात, हर एक पार्टी के मुख्य भवन पर आप उसकी पार्टी का झंडा देखेंगे। समाजवादी पार्टी को लाल झंडा लगेगा, और कम्युनिस्ट तो अभी तक नारा लगाते हैं, लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। वो लाल किले पे लाल झंडा लगाने की बात करते हैं। तीसरी बात जो इन्होंने कहा, रिजू दत्ता जी, आज आप जो कह रहे हैं हमने पार्थ चट्टा जी को हटा दिया, आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको जानकारी ना हो, ममता बनर्जी जी 2 बार गई हाई कोर्ट, एक बार सिंगल बेंच में फिर डबल बेंच में, कि इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है इनके पास पैसे रखे हैं, लेकिन आज मैं अपने नजरिए में सिर्फ इतना कहती हूं कि जो कहते हैं पेटेंट उनका है तिरंगे पर, उन्हें याद रखना चाहिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था। ये किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं थे, देश की जनता थी, और कितनों ने अपना घर छोड़ा उस पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान कहलाता है, तब भारत का एक अंग था। और कितने लोग अपने घरों को छोड़कर इस तिरंगे को अपनाने के लिए इस तरफ आ गए, नंगे पैर, हाथ में बिना कुछ लिए, बस धूल में, और किलोमीटर के बाद किलोमीटर पैरों पर तय करके। मेरा परिवार भी उनमें से एक है, मैंने उनका भी दर्द देखा है, और तिरंगे की तरफ उनका प्यार भी। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं। चुनाव जीतने वाला सरकार में होता है, चुनाव हारने वाला भी सरकार चलाने के लिए जरूरी होता है। मैं चाहती हूं कि जनता जो है वो देखती है कि कौन कितना किसके लिए कर रहा है। जो फिलहाल बीजेपी के साथ मैंडेट है, आगे 2024 आ रहा है, मोदी फिर से लोगों के बीच जाएंगे, विपक्ष भी जाएगा, अपने अपने मुद्दों को लेकर हर पार्टी जाएगी। मेरा नजरिया है कि जनता को तय करने दें, उनके सामने मुद्दे रखें, लेकिन इसमें यह देखना जरूरी है कि देश और जनता पीछे ना छूट जाए। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर देश को सोचना पड़ेगा और मिलकर एक रास्ता तय करना पड़ेगा। क्या हम अपने बैंकों को, क्या हम अपनी सरकारों को बिल्कुल खोखला कर देंगे? क्या अगली पीढ़ियों पर हम कर्जा छोड़कर जाएंगे? ये अहम सवाल है, और ऐसा कई बार दिखता है। कई राजनीतिक दलों पर चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटने का आरोप होता है, प्रेशर होता है, और यही कहलाती है शॉर्टकट की पॉलिटिक्स। हमें आगाह होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो है ये सब जानती है, छोटे समय के लिए लॉटरी कोई नहीं देता, हर चीज की प्राइस होती है, दाम देने पड़ते हैं, फ्री में कभी कुछ नहीं होता। ये बात जनता को याद रखने की जरूरत होती है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर जाइए